चलिए समय अब देखिए यहाँ पर प्रश्न की ओर आते हैं। अब यहाँ पर देखते जाइए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं चुनना है। और यहाँ पर देखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, यही गलत है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1604 में नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डच संसद ने एक चार्टर के द्वारा कंपनी को युद्ध एवं संधि करने तथा किले बनाने के अधिकार दे दिए थे, इसका सही है। डचों की व्यापारिक रुचि भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के मसाला उत्पादक क्षेत्रों में थी, सही है। और अब यहाँ पूछा नहीं है तो इसका सही आंसर कौन हो जाता, ए। अब क्या है कि डच लोग कहाँ के रहने वाले थे? डच लोग नीदरलैंड के रहने वाले थे और नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम जानते हैं। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलिस द हर्टमान था। यह 1595 से 1596 के दौरान भारत आया था। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम नामक स्थान पर स्थापित की थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डच लोग कहाँ के रहने वाले थे? डच लोग नीदरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? नीदरलैंड। नीदरलैंड को हम किस नाम जानते हैं? नीदरलैंड को हम हॉलैंड के नाम जानते हैं, हॉलैंड। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो डच नागरिक कार्नेलिस द हर्टमान था, द हर्टमान था। यह कब भारत आया था? तो 1595 से 1596 के दौरान भारत आया था। डचों ने भारत अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1605 ईस्वी में कहाँ? तो मुसलीपट्टनम नामक स्थान पर स्थापित की थी। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंगाल में द्वैध शासन, और यहाँ पर क्या है और कितने युग्म सही सुमेलित है? तो बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? तो 1772 में, सही है। वारेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश प्रदेश का गवर्नर जनरल कब बना? 1773 में, यह भी सही है। सालवाई की संधि कब हुई थी? 1775, यह गलत है। सालवाई की संधि कब हुई थी? 1775 नहीं, 1782 ईस्वी में, 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था 1782, गलत है। प्रथम मराठा युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1775 से 1782 ईस्वी, 1775 से 1782 ईस्वी। तो कितने युग में सही है? तो 1 2 सही है, तो कितने होगा? बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए यहाँ पर आगे की ओर देखिएगा। आगे की ओर क्या है? यहाँ पर है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। तो सादत खान ने 1725 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त रिवेन्यू सेटलमेंट लागू किया, ये गलत है। और सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई, सही है। सफदरजंग के शासन काल में लखनऊ कला और साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से दिल्ली की प्रतिद्वंदी हो गया था, यह भी सही है। क्योंकि इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है, उपरयुक्त सही नहीं है, तो सही नहीं है क्या होगा? और यहाँ पर है और कौन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आइए यहाँ पर यहाँ है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी में भारत में शिक्षा परंपरागत थी तथा उसका पश्चिमी क्षेत्रों में हुए द्रुत परिवर्तनों से कोई संपर्क नहीं था, यह सही है। हिंदुओं में उच्च शिक्षा फारसी माध्यम से होती थी, यह गलत है। पहले शिक्षा तो संस्कृत में ही दी जाती थी, तो फारसी में तो हिंदू को दी रही, तो हिंदुओं को उच्च शिक्षा फारसी माध्यम से होती थी, गलत है। और यहाँ पर यद्यपि प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत तथा वैश्य जैसी जातियों तक ही सीमित थी, किंतु छोटे जातियों के भी कई लोग बहुधा उसे प्राप्त कर लेते थे, यह भी सही है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? यहाँ पूछ रहा है उपरोक्त में कौन से कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन होगा? 2। आइए
यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। 17वीं सदी के अंतिम दशक से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैल गई थी। सही है। 1788 से ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 50% था। यह भी सही है। तो क्या है इसका सही आंसर? सही नहीं है। तो दोनों सही है। तो इसमें से क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा? दोनों सही है, ए और बी। कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों सही है। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? और उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त कोई सही नहीं है। दोनों सही है। दोनों सही है। इसका क्या आंसर होगा? दोनों सही है तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? प्लीज बताइए। दोनों सही है तो इसका आंसर क्या देंगे? ठीक से। दोनों सही है तो इसका आंसर क्या देंगे? ठीक से। इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं खाता। जब इसमें है दोनों सही है, तो इसमें क्या दीजिएगा? और इसमें दिए ई। ठीक है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। और जहां जिस किसान नेता का वर्णन है उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र ने कहां पर? तो अवध में। बाबा रामचंद्र अवध में कब? तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। तो 1920 ईस्वी में क्या किया था? तो उन्होंने किसान सभा का गठन किया था। किसका? तो किसान सभा का गठन किया था। किसान सभा याद रखना है। तो बाबा रामचंद्र ने कब, कहाँ? तो अवध में। कब? तो 1920 ईस्वी में। किसका गठन किया था? किसान सभा का गठन किया था। और किसान सभा के गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो किसान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों के हितों की देखरेख करना। मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की, मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की देखरेख करना था। किसानों के हितों की देख रेख करना था। कहीं दिक्कत है? तेज बताना। कहीं दिक्कत है? तेज बताइए। तेज बताना है। कहीं दिक्कत है? आइए यहां पर देखिए, सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने एक निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और यह क्या है? सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और निम्न कथन में क्या है? उन्होंने एक न्यायिक ऑफिसर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की और 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वे कंपनी की प्रति वफादार बने रहे। यह सही है। 1864 ईस्वी में उन्होंने अनुवाद समिति की स्थापना की। यह भी सही है। उन्होंने 1870 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यह गलत है। 1870 में, 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। आइए, कांग्रेस का विरोध करने के लिए उन्होंने कुछ हिंदुओं तथा मुसलमान नेताओं के सहयोग से
इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की गठन की, यह भी गलत है। ये कांग्रेस का विरोध करने के लिए उन्होंने कुछ हिंदू दे दिया, इसलिए गलत हो गया। कुछ हिंदू तथा मुसलमान नेताओं के सहयोग से इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की, ये गलत हो गया। उन्होंने इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया था, लेकिन स्वयं सर सैयद अहमद खान ने इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया था। और कब किया था? तो 1888 ईस्वी में स्वयं, लेकिन किसी हिंदू के सहयोग से नहीं किया था। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है? अब इसमें पूछ रहा है, इसमें क्या पूछा है? इसका उपर्युक्त में से कौन से कथन, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो सही पूछ रहा है, सही में कौन है? तो 1 और 2। इसका सही आंसर 1 कर दीजिए। सर सैयद अहमद खान की जब बात करते हैं, सर सैयद अहमद खान 1857 के विद्रोह समय ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए उन्होंने भारतीयों का साथ नहीं देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं तो इन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया था। सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी की पुस्तक को उर्दू में अनुवाद करना था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर सैयद अहमद खान 1857 के विद्रोह के समय कंपनी की किस सेवा में कार्यरत थे? तो न्यायिक सेवा। कौन सी? न्यायिक सेवा। और सेवा में कार्य करते हुए किसका साथ दिया था? तो अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया। पूछेगा कि वो भारत का नेता कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था? तो उसका नाम था कौन? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, याद रखना है, सर सैयद अहमद खान। पूछेगा सर सैयद अहमद खान ने कब? 1875 ईस्वी में। कहाँ? तो अलीगढ़ में। अलीगढ़ में क्या? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। और ये कब? 1920 ईस्वी में। किस रूप में? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया था। दिक्कत है? आगे बढ़ जाए हम। आइए देखिए, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बाल विवाह। शारदा एक्ट कब आया प्रकाश में? तो शारदा एक्ट की बात करते हैं तो शारदा एक्ट क्या है? 1929। और ये पारित कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। इसका संबंध किससे है? तो बाल विवाह पर प्रतिबंध से। इस एक्ट के तहत लड़की की शादी की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष। और लड़का का कितना? 18 वर्ष। लड़की की आयु बढ़ाकर कितना कर दिया गया था बाद में? 18 वर्ष। और लड़के की आयु की शादी की सीमा जो 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 21 वर्ष। और शारदा एक्ट को किस नाम जानते हैं? इसे हम बाल विवाह निषेध अधिनियम के नाम जानते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम के नाम से आते हैं। आगे बढ़ जाए, बोलना है आगे बढ़े या ना बढ़े। आइए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन थे? और इसमें कौन थे? कॉमन बिल और न्यू इंडिया।
और इसमें पूछ रहा है कि सही उत्तर, तो सही उत्तर कौन, एक और दो। एक और दो किस में है, ए में। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड की, आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट ने। और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, इंडिया एवं कॉमन बिल का प्रकाशन किस भाषा में की, अंग्रेजी में। और एनी बेसेंट की बात करते हैं तो एनी बेसेंट कब, तो 1898 ईस्वी में। कहाँ, तो बनारस, बनारस सेंट्रल, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो किसके नेतृत्व में, 1916 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया था। समझ गए। अब यहां पर क्या पूछ देगा आपको, पूछेगा कि एनी बेसेंट कहाँ के रहने वाली थी, तो एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, तो एनी बेसेंट कहाँ का, आयरलैंड। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, एनी बेसेंट थी आयरलैंड की रहने वाली, कहाँ की, आयरलैंड। और कौन कौन पत्रिका का प्रकाशन की, तो कौन कौन, तो न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ, ये दोनों पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में है, तो अंग्रेजी में है। एनी बेसेंट कब, तो 1898 में। कहाँ, तो बनारस में क्या की, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कब, तो 1916 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। और इसे हम किस नाम जानते हैं, इसे हम BHU के नाम जानते हैं, BHU। कहीं दिक्कत है, पूछना है। अमित केसरी साहब, कहीं कोई दिक्कत है, पूछना है। प्रियंका जी पूछना है। अवधेश कुमार, गायत्री जी, किंग सर, पूछना है। आप तो पूछते ही नहीं, ना कोई मैसेज करते हैं, ना कुछ बोलते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन पूछ रहा है। और यहाँ पर क्या है, सभी नेताओं ने एक दूसरे के साथ सहज ढंग से समन्वय स्थापित किया था। गलत है, समन्वय स्थापित नहीं किया था, नहीं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1857 में हुई, गलत। 17 जून इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु 17 जून 1858 ईस्वी को हुई थी। कुंवर सिंह को इसके एक दोस्त ने धोखा देकर अंग्रेजों को हाथों फांसी दिलवा दी, गलत। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो कुंवर सिंह की मृत्यु की हुई थी 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। क्लियर। आइए आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एक सत्य है, इसमें एक भी सत्य नहीं है, तो प्रवृत्ति में कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक ना। आइए यहां पर देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब, 1870, सही है। पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 23 से। मद्रास, इसको आप खुद बनाकर बताइए, 23 इसको बनाकर बताइए आप, 23 से, 23 बनाइए आप। अठारह सौ बावन ईस्वी, 1851 ईस्वी, 1884 की। प्रश्न क्या है, मैं और कितने युग में सुमेलित नहीं है, कितने नहीं, 1 2 3, तो कौन होगा, सी होगा। कितने युग, तो गिने कितने, 3 नहीं है, 2 3 4, कितने हुआ, 1 2 3, 3 युग सुमेलित है, तो इसका आंसर सी।
पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में सही है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1851 में 1852 में ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1884 में 1851 ईस्वी में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1852 में 1884 ईस्वी में हुई थी। समझिए नहीं, यहाँ कितने देखते, यहाँ ये देखो देखो क्या लिख रहा है, कितने युग में सही सुमेलित है, कितने युग में, कितने युग में सही सुमेलित है, कितने, 3 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 सही है, तो इसलिए केवल 3। ये डी वाला चीज नहीं है अमित केसरी, ये डी वाला चीज नहीं है। हाँ, ये डी वाला चीज नहीं पूछ रहा है, कितने युग में, इस चीज को गौर करना है। नया क्वेश्चन है इस तरह का, नए पैटर्न पर नया क्वेश्चन है, कितने युग में, कितने युग में सुमेलित है, तो 1 2 3, 1 2 3, निम्नोक्त में से कितने युग में सही सुमेलित नहीं है, तो 1 2 3, इसलिए ये होगा सी होगा। हाँ, ये बहुत इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, नया चीज है, एकदम न्यू चीज है। आइए यहां देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित किया गया था, उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन। तीनों का उद्देश्य क्या था? तीनों का उद्देश्य भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श करना था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1930। द्वितीय का 1931। इसमें कौन भाग लिया था? इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। क्या? तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज क्या हुआ था? तो असफल रहा। क्यों असफल रहा? सांप्रदायिकता के प्रश्न असफल रहा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या माना जाता है? 1932 ईस्वी। और इसमें कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आइए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारतीय संघ की रूपरेखा पर क्या करना था? विचार विमर्श करना था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930। द्वितीय का कब हुआ था? 1931। तृतीय कब हुआ था? 1932। और ये द्वितीय जो 1931 में हुआ, इसी में गांधी ने भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता के प्रश्न पर असफल हो गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, मेरे साथ कौन कौन बने हैं? अवधेश कुमार, उसके बाद बने हुए अनामिका भारती, उसके बाद बने हैं अमित केसरी, गायत्री सिंह, साथ कई लोग बने हुए हैं। इस दौरान अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो प्रश्न पूछने का काम कीजिए। आप आइए, साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928। कब आया? 1928। भारत में कहाँ आया था? तो मुंबई। साइमन कमीशन कितने लोग शामिल थे? 7। सबका सब कौन थे? तो अंग्रेज। इस साइमन कमीशन को क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया। श्वेत कमीशन क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे सब अंग्रेज थे। साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया? साइमन आयोग का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। आ जाइए। अब यहाँ पर औरंगजेब की धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य को किस प्रकार पतन की ओर अग्रसर किया? और यहाँ पर देखिए क्या है, औरंगजेब का दृष्टिकोण रूढ़िवादी था और उसने इस्लामी कानून की मर्यादाओं के अंदर रहने का प्रयत्न किया। सही है, उसने अनेक अवसरों पर
अपनी गैर मुस्लिम प्रजा की भावनाओं का आदर करने की विमुखता का परिचय दिया। बिल्कुल सही है। इसमें पूछ रहा है क्या कि औरंगजेब की धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य को किस प्रकार पतन की ओर ले गया। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 2 कौन होगा, इसका सी होगा। औरंगजेब की जब हम बात करते हैं, अनामिका भारती, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। प्रियंका जी आप भी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज याद रखिए, अनामिका भारती क्लास में कंटिन्यू रहिए और प्रियंका कुमारी समय पर आ पाइए। इतना ही नहीं, गायत्री जी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए बढ़िया से। और मेरे साथ बने हुए और कौन कौन हैं, अवधेश कुमार जब भी आंसर ठीक करते हैं तो सोच समझ कर कीजिए। याद रखिए, पढ़ाई आपका सबसे बड़ा धन है। पढ़ाई सबसे बड़ा धन है। कोई इंसान मरने से 1 सेकेंड पहले भी हो सकता है संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए, लेकिन सरकारी नौकरी जीवन में हमेशा नहीं आता। नहीं, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। जब भी आप हमारा वीडियो देखिएगा, तो कोई भी इंसान जब वीडियो देखेगा तेजी से भगा कर देखेगा, इससे कभी काम नहीं होने वाला है। लाइव में आकर 1-1.5 घंटा समय मेरे साथ नहीं बिताएंगे तो एग्जाम हॉल में आपको कभी न कभी धोखा मिल जाएगा। अभी वक्त है, अपने मन और मर्जी के अनुसार काम मत किया कीजिए। कम से कम पढ़ाई से संबंधित जो बातें होती है वहां पर मेरा राय जरूर माना कीजिए। आप जब कुछ कहते हैं तो पढ़ाई संबंधित बात हमारी जरूर मानिए। आप 1 से 1.5 घंटा शाम में उसका डिस्कशन सुनिए, इसका बहुत ज्यादा फायदा है। पता नहीं आप लोगों को, एकदम ग्रेजुएट होने के बाद भी आप लोगों की इस तरह का ब्रेन कैसे नहीं काम करता है। आइए यहाँ पर देखो, यहाँ पर औरंगजेब की जब हम बात करते हैं तो औरंगजेब को हम किस नाम जानते हैं, इसे जिंदा पीर, इसे क्या कहा गया, जिंदा पीर कहा गया। औरंगजेब को किस नाम जानते हैं, आलमगीर। किस नाम जानते हैं, आलमगीर। अपना राज्याभिषेक कितने बार कराया था, 2 बार कराया था। औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत को, मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था। चल यहां देखिए, निम्न कथनों में से कितने युग्म सुमेलित नहीं हैं। अब यहां देख, गायकवाड़ कहां का, बड़ौदा, होलकर इंदौर, भोसले नागपुर, सिंधिया जोधपुर नहीं ग्वालियर। तो पूछ क्या आ रहा है, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन नहीं है, तो 4 नहीं है। और इसमें कितने युग्म सुमेलित नहीं है, देखिए यहां पर कितने युग्म सुमेलित नहीं है, तो 1 नहीं है। इसका आंसर ए होगा। कैसे जी, ये क्यों देंगे, ये क्यों ये होगा यहाँ पर, यहाँ ये कैसे हो सकता है। निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित नहीं है, कितने युग्म, तो 1 गलत है। तो कितने संख्या निश्चित 1, ए होगा। 1 सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं, सॉरी नहीं, यहाँ सॉरी का कोई गुंजाइश नहीं, सॉरी करते हुए बच्चा है क्या, बच्चा नहीं ना। 9th 10th का देने, कम से ग्रेजुएट तो जरूर होंगे। यहाँ पर सॉरी क्यों, आप किस बात की सॉरी, जिंदगी का फैसला होने जा रहा है। सॉरी गलत कभी नहीं, यहाँ गलत हुआ तो एग्जाम हॉल में भी गलत होगा। आइए यहाँ पर देखो, यहाँ पर शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर का जरूर पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, नीचल का भी पढ़िए। देखिए उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, देखो इसको ऐसे टिक करो। अब देखो, शिवाजी ने मुगल इलाकों से 14 करोड़ वसूला था, सही है। शिवाजी के काल में अन्नाजी दत्तो ने नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम किया, सही है। अहमदनगर अभियान शिवाजी द्वारा अंतिम अभियान था, यह गलत है। शिवाजी का अंतिम अभियान किसका, शिवाजी का अंतिम अभियान बीजापुर के शासक, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह के विरुद्ध हुआ था। इस्माइल आदिल शाह के विरुद्ध हुआ था। तो पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं, 1 और 2, तो किसमें है 2, बी होगा।
इसका आंसर बी। आइए आप यहाँ पर, निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है? कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है? कितने युग्म? मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में, सही है। पंचमहल कहाँ है? औरंगाबाद में, गलत है। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी। चलिए, पंचमहल। और मुसम्मम बुर्ज कहाँ है? आगरा, यह सही है। बीबी का मकबरा कहाँ है? फतेह, यह गलत है। कहाँ है? तो औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद। तो कितने युग्म सुमेलित नहीं है? अब जोड़िए, 1 और 2, तो कौन है? बी होगा। आइए यहां पर, बाबर के समकालीन दौलत खां लोधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पंजाब का अफगानी सूबेदार था, सही है। उसने बाबर को खुश करने के लिए अपने पुत्र को उसके दरबार में भेजा था, गलत है। दौलत खां ने बाबर को दूत को दिल्ली में रोक लिया था, यह गलत है। तो यहाँ पर निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य है? तो सत्य पूछ रहा है तो एक होगा, एक, सिर्फ सी होगा। और बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कौन किया था? इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोधी, मेवाड़ के शासक राणा संगा एवं पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने। तो प्रश्न पूछेगा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कौन किया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के आमंत्रित को किया था कौन? देखो यहाँ पर, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। आमंत्रित किया था। डांटते हैं तो भागती है, चलाएंगे यहां से मिसाइल, जहां सोई हो वहीं लगेगा। उठो, पढ़ो, उठकर, बड़का एक महिला है, कथी है? बम है, आओ पढ़ने के लिए। और आप डांट देंगे, समझा देंगे तो फट दो, उठना महिला जाति का नियम है, खबरदार, या कुछ नहीं। निकालेंगे मिसाइल, चला देंगे सीधे। ओम मिसाइलन। तानसा किसी को डांट देता है, आप क्या चीज है? आमंत्रित किया था कौन कौन? इब्राहिम लोदी के चाचा, इब्राहिम लोदी के चाचा कौन? आलम खां लोधी, आलम खां लोधी। देखिए यहां पर, मेवाड़ के शासक राणा संगा, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, याद रहेगा? उसका कुछ नहीं, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, ये सब कुछ नहीं मेरे पास। इधर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पर, पटना, विदिशा, मथुरा में पक्षों नहीं, देखिए यहाँ पे इसको पर गलती लिखा गया, पक्ष नहीं, यक्ष, इसको पढ़ो यक्ष। और पक्षिनियों नहीं, इसको पढ़ो यक्षिनियों। को बड़ी बड़ी मूर्ति पाई गई है, सही है। इन प्रतिमाओं को अधिकतर बैठे हुए दिखाया गया, सही है। यक्षिनी को प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज, पटना से प्राप्त हुए, सही है। और यहां पर ये देख, दीदारगंज से प्राप्त हुए हैं। तो जब 1 2 3 सही है
ये पूछ क्या रहा है, कितने कथन सत्य है, तब जोड़ 1 2 3, तो कौन है, सी इसका आंसर होगा। अब यहां देखिए यहां पर, और हम बात करते हैं कि दीदारगंज से जो ये प्राप्त हुई है, दीदारगंज पटना से जो ये मूर्ति प्राप्त हुई किसकी है, बलुआ पत्थर की बनी हुई, किसकी, बलुआ पत्थर, किसकी, बलुआ पत्थर, किसकी बनी है, बलुआ पत्थर की, समझ गए। आइए यहां पर अवधेश कुमार, एकदम उठ कर बढ़िया से बैठो तुम, तो गर्दन रेत देंगे जिंदा, बढ़िया से बैठो फौज की तरह, कमर उमर सीधा करके। इधर सांची स्तूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसका आंसर बताओ। पूछो नहीं, जी जा नहीं, फौज की तरह रहो। बुझो पेन उनको पकड़ो तो लगे कि ताकत से पकड़ रहा है। देखो ऐसा कि दीवार की इस पार से उस पार दिखा जाए, खाली मोबाइल लेकर ऐसे 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 करते रहता है। देखो यहाँ पर सांची स्तूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह देखो यहाँ पर कितने, ऊपर का देख और निचल का देख, इतने कथन सही नहीं है, सही नहीं है। देख यह स्तूप सही नहीं है, यह स्तूप मौर्य काल की एक कलात्मक उपलब्धि है, सही है। प्रत्येक स्तूप में एक छोटा सा कक्ष बना है जिसमें बुद्ध के या बौद्ध संतों या बौद्ध भिक्षुओं के पार्थिव अवशेष रखे गए हैं, यह सही है। वर्तमान समय में स्तूप नष्ट हो चुका है और ये गलत है। तो कितने कथन सही नहीं है, तो एक नहीं है, तो इसका आंसर कौन होगा, ए। समझ गए बात को। आइए, मध्य प्रदेश स्थित सांची का बौद्ध स्तूप, याद रखना है मध्य प्रदेश स्थित, मध्य प्रदेश स्थित, मध्य प्रदेश स्थित, मध्य प्रदेश स्थित सांची का बौद्ध स्तूप भारत में बना स्तूपों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। देखो ना, ये प्रियंका कुमारी फोटो किसे लगाई है, ऐसे करके। पूछो नहीं, वो सब कुछ नहीं होता है, मेरे सामने रहेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, वरना जाइए आप अपनी मस्जिद में नमाज अदा कीजिए, हम अपनी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करेंगे। पढ़ना है तो पढ़ो, पढ़ाई नहीं दिखाए, खाना के लिए देते तो 9 पैसे ही खाएगी, कथी खाना दिया जाए तो मेमो खाएंगे। खबरदार, रिजल्ट से पहले खाना खाना शुरू किए है तो इसमें एक भी जो पढ़ रही है ना, तू रिजल्ट से पहले एक को खाना खाई तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मीना कुमारी, टीना कुमारी, प्रियंका कुमारी जो है, रिजल्ट जब तक होगा नहीं, खाना नहीं पीना है, ना पानी पीना है, ना सांस लेना है, सब चीज पर रोक है। हर दिन खाते रहना, कहीं पाव रोटी खाएगी तो कहीं बर्गर खाएगी तो कहीं चाउमीन खाएगी, रोटी सब्जी खाने की चीजें नहीं है। पढ़ाई लिखाई कम। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश स्थित सांची का बौद्ध स्तूप भारत में बना स्तूपों में सबसे बड़ा है, याद रखना है। और इस स्तूप का निर्माण कौन कराया था, अशोक कराया था, अशोक। स्तूप किसको कहते हैं, महात्मा बुद्ध के मृत्यु पर उनके राख पर जिस इमारत का निर्माण किया गया उसे स्तूप कहते हैं, उसे स्तूप कहते हैं। पूछेगा स्तूप किसको कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध के जलाने के बाद उनकी राख पर जिस इमारत का निर्माण किया गया उसे स्तूप कहा गया। और इधर आगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, सुमेलित है। देख, एलोरा की गुफा गलती, मीनाक्षी मंदिर गलती, खजुराहो मंदिर सही। कि कौन सुमेलित है, देखो सही कि इनसे से उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक एगो सुमेलित है, एक ये होगा सी। अब पूरी एलोरा की गुफा ये कहाँ है,
एलोरा की गुफा कहाँ है? कहाँ है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और ये किस काम में बना था? राष्ट्रकूट शासक द्वारा। राष्ट्रकूट शासक के द्वारा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ? मदुरई। और किस राजा के द्वारा? पांड्य राजा द्वारा। पांड्य। खजुराहो मंदिर कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश। किस राजा द्वारा? चंदेल राजा द्वारा बना। देखो ना, सब भाग गई है। भाग के कहाँ जाएंगे? घर जाकर हल्ला गुल्ला मचा देंगे। समझ में नहीं रहे हैं। पढ़ना पड़ेगा ही। नहीं पढ़ना था तो काहे लायक हुए हैं? अब तब तक पिंड नहीं छोड़ेंगे जब तक रिजल्ट नहीं होता है। तब तक पिंड नहीं छोड़ेंगे जब तक रिजल्ट नहीं होता है। अब भाग कर कहाँ जाएंगे? घर जाकर हल्ला गुल्ला मचा देंगे। उठकर पढ़ना पड़ेगा। दुर्गा पूजा में घूमने जाते हैं, खाएंगे पाव भाजी। कुछ नहीं खाना है, खाली पूजा करना है, पढ़ाई करना है। पूजा करने ही नहीं, 20 घंटा पूजे करते रह गए। इधर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहां पर सुमेलित कीजिए। रघुवंशम। रघुवंश की रचना किसने किया था? कालिदास। हरचरित्र की रचना कौन किया था? बाणभट्ट। यात्राजुनियम किसकी रचना की? हार्वी। दत्त कुमार किसने? दंडी। मिला। ए का कोण 3, बी का कोण 4, सी का कोण 1, डी का कोण 2। आ जाओ यहां पर देखो। अब ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या राजगीर देने की प्रथा का प्रारंभ। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ किन शासकों ने किया था? किन शासकों ने? सातवाहनों ने किया था। किसने? सातवाहन। याद रखें, भारत में सर्वप्रथम भूमि दान में देने की परंपरा। देखो जितनी लड़की थी सब भागी है, सब भाग गई है। भाग गई है। कहीं रोड पर भी देखें तो गर्दन देंगे काट सीधे यहीं से। बिना रिजल्ट के रोड पर भी दिखा गई तो जान लो एक्को को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस सब का मन बढ़ल है। कानून भी सरकार एकरे पक्ष में बनाई हुई है। पूरा सीट रिजर्व है। अब पूरा देश इनको रिजर्व कर दिया जाए। नौकरी में कम इस सबको रिजर्वेशन है, कम सुविधा है, सब चीज सुविधा है। अब मास्टर बनेगी तो सरकार क्या देगी? स्कूटी देने जा रही है, स्कूटी। अब ऐसे पी करके चलाएगी स्कूटी। उसके बाद क्या देगी? फ्लैट। फ्लैट में लगाएगी इतने को टीवी। पढ़ाई कम, टीवी देखते रहेगी, रामायण। उसका कुछ नहीं है। भागने से कुछ नहीं होगा। भाग कर कहां जाएगी? तुम्हारे डेरा पर जाकर हल्ला गुल्ला मचा देंगे। डेरा पर जाकर हल्ला गुल्ला मचा देंगे। पढ़ना पड़ेगा। जब तक अब नौकरी नहीं होती, आज रात से ना भोजन करना है, ना सोना है, ना सांस लेना है, तब तक जब तक नौकरी ना हो जाए। अब चुप। तब तक नहीं जब तक नौकरी ना हो जाए। सांस नहीं लेना है, ना खाना है, ना पानी पीना है, कुछ भी नहीं करना है। अब दुर्गा पूजा में नहीं पूजा, 10 घंटा पूजा कर रहे हैं। दुर्गा जी को प्रणाम करो, बैठ कर पढ़ो। इस बार नौकरी निकालो। 10-20 लाख सीट आ रहा है 4 में। 4 में देख रहे हैं कि दीरा दानव से लड़का भर गया है पटना में, चलना मुश्किल है। 4-5 लाख सीट कम देगा। 4 आ रहा है एकदम ऐसा है कि जिसको तिसको हो जाएगा, कोई बचवे नहीं करेगा। ऐसे इतना वैकेंसी बिहार सरकार दे रही है 4 में कि कोई बचेगा ही नहीं। जिसको थोड़ा लिखने आता है वह भी हो जाएगा। 4 में जिसका नहीं होगा तो रोड पर उसको हम देखेंगे तो उसका जहर देकर वो मार ही देंगे गर्दन में। लो पियो मरो। ऐसा नहीं है। अब टीचर कम, रंगदार ज्यादा हैं। रात दिन मेहनत नहीं, खाली खाना खाली खाना के काम, खाली खाना, भर दिन खाना। रात दिन एक होता है भर दिन पढ़ाए। देख, भारत में सर्वप्रथम भूमि दान में देने की परंपरा कौन प्रारंभ किया? सातवाहन। देखो इधर
सातवाहन। भारत में सबसे अधिक भूमि दान में देने की परंपरा किसके समय प्रारंभ हुई? तो गुप्त काल में। गुप्त काल। सर्वप्रथम दान में पूछेगा भूमि कहां से प्रारंभ हुआ? सातवाहन लोग प्रारंभ किया। सबसे अधिक भूमि दान में मंदिर ब्राह्मण को कब दिया गया? गुप्त काल में। ये दो लाइन को याद रखना है, याद रखिए यहीं पर। यही हूं तो कहां? अमेरिका जाइएगा। मौर्य काल में कृषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? जवान अब बताओ मेरा स्वभाव कैसा लगा? जवान अब बताओ मेरा स्वभाव कैसा लगा? जल्दी बोलो, अब मेरा स्वभाव कैसा लगा? यही कारण है ना प्लेटफॉर्म का डायरेक्टर हमें टोकता है, ना प्लेटफॉर्म का कोई टीचर हमें टोकता है, ना प्लेटफॉर्म का कोई स्टाफ हमें टोकता है। कोई नहीं टोकता है, नहीं टोकता है, नहीं टोकता है। आरती नहीं है दिखाएंगे, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुट सुधार, हे बाबू हमरा टोकबे करो। नहीं है ना मकान मालिक हमको टोकता है, ना मकान मालिक को हम टोकते हैं, ना मकान मालिक हमसे रेंट मांगता है, ना हम मकान मालिक को रेंट देते हैं। समझा? वो पैसा बचता है तो उसको हम काजू किशमिश मनक्का पिस्ता खा जाते हैं। अब इधर मौर्य काल में देख है, ये कहां से आ गया है? देखो, कृषि योग्य जमीन का मापन राज्य द्वारा किया जाता था। बिल्कुल सही है। दासों को कृषि कार्य में नहीं लगाया जाता था, गलत है, लगाया जाता था। देखो यहां पर लगाया जाता था, लगाया जाता था। इस समय पहली बार सुसंगठित कर प्रणाली का विकास हुआ था। सही है। पूछ रहा है कथन सही है तो कौन? तो 1 और 3 सही। तो 1 3 कौन में? सी में है, तो मारो ना टीक। मुंह क्या देख रहा है? मारो सी। मौर्य काल में भूमि कर उपज का कितना लिया जाता था? 1/6। मौर्य काल में सरकारी भूमि क्या कहा जाता था? सीता भूमि। और सीता भूमि जो आय प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता? सीता। और सीता भूमि की देखरेख करने वाले प्रधान अधिकारी क्या कहा जाता था? सीताध्यक्ष कहा जाता था। सीताध्यक्ष। समझ गया? अगर यहां पर समझ गए, मौर्य काल में भूमि कर उपज का कितना? 1/6। सरकारी भूमि को सीता भूमि, और सीता भूमि जो आय प्राप्त होती थी उसको क्या गया? सीता। और सीता भूमि की देखरेख करने प्रधान अधिकारी क्या कहा गया? सीताध्यक्ष। हाँ, आगे बढ़ जाए, आगे जाए। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? सही पूछ रहा है। ये का यूनानी, शक और कुषाण। भारतीय साहित्य में यूनानी को क्या कहा गया? भारतीय साहित्य में यूनानी को यवन के नाम से कहा गया। पहले यवन आक्रमणकारी के रूप में किसकी पहचान की गई? डेमेट्रियस की। डेमेट्रियस। और हिंद यवन, डेमेट्रियस ने जिस राजवंश की स्थापना की उसे किस नाम जानते हैं? हिंद यवन। हिंद यवन राजवंश। हिंद यवन राजवंश। भारत में सर्वप्रथम सोना का सिक्का कौन चलाया था? हिंद यवन काल में। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन चलाया? सोने का सिक्का कौन चलाया? हिंद यवन। भारत में सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किस काल में चला? कुषाण काल। भारत में सबसे अधिक सोना का सिक्का किस काल में चला? गुप्त काल। गुप्त काल याद रखना। भारत में सर्वप्रथम सोना का सिक्का हिंद यवन काल में, सबसे अधिक शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण काल में, और सबसे अधिक सोना का सिक्का गुप्त काल में। याद रखना है। देखिए यहां पर शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शक राजा कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन। और भारत में पहले अभिलेख किस भाषा में लिखे थे? प्राकृत भाषा में।
शक राजा रुद्रदामन ने किस भाषा में संस्कृत लिखने की परंपरा प्रारंभ की थी? किस भाषा में अभिलेख लिखने की परंपरा की? संस्कृत। रुद्रदामन प्रथम का कौन? तो गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख। संस्कृत में लिखा हुआ क्या है? संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा एवं बड़ा अभिलेख, सबसे लंबा एवं बड़ा अभिलेख है, बड़ा अभिलेख है, अभिलेख है। देखिए यहाँ कुषाण है। कुषाण राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। कनिष्क। कनिष्क गद्दी पर बैठा था कब? 78 ईस्वी में। और गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य जो संवत चलाया उसका क्या नाम था? उसका नाम था गुप्त संवत। उसका क्या नाम था? शक संवत। और शक संवत का समय क्या माना जाता है? 78 ईस्वी। संवत किसको कहते हैं? जिससे दिन महीना व वर्ष की जानकारी ली जाती है। करेंगे करते हैं, कराइए सर, आप पीसीएस का तैयारी कराइए, कराइए, करेंगे करते हैं, कराइए, करेंगे करते हैं। हमारा तो क्या कराते हैं पटना में, तो कराते हैं, उसी का करेंगे करते हैं। तब तो ये बात मालूम नहीं। हाँ इधर, हाँ देखो, चोल शासक करिकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने फुहार नामक नगर की स्थापना की, सही है। उसने कृष्णा नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा, गलत है। कृष्णा नदी नहीं, कावेरी नदी, कावेरी नदी, देख तो हो, कावेरी नदी। फुहार की पहचान वर्तमान में कावेरी पत्तनम से की गई है, सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? कथन सही है, उसे कथन सही है। कौन कौन है? तो 1 और 3। तो 1 और 3 किसमें है? 1 3, 1 3 बी, बी होगा। चोल राजवंश की स्थापना किसने किया था? और ये बता इधर, चोल राजवंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय ने किया था, विजयालय। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? उरैयूर थी। और यह किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए। चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? राज प्रथम को। राजा प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? अरिमोली वर्मन, अरिमोली वर्मन। इधर पूछेगा चोल राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो चोल राजवंश की स्थापना विजयालय। विजयालय राजधानी किसको बनाया? तंजौर। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर। किसलिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के लिए। चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? अरिमोली वर्मन। आइए यहां पर, फ्रांसीसी क्रांति से क्या मिला है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789। कौन राजवंश था? बुर्बो राजवंश के समय में। कौन सा राजवंश? बुर्बो राजवंश। फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा राजवंश था? बुर्बो राजवंश। और बुर्बो राजवंश के किस शासक का शासन था? लुई 16वां। लुई 16वां को फांसी कब चढ़ाया गया था? गिलोटिन पर 21 जनवरी 1793 ईस्वी। क्लियर, क्लियर। आइए, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1927 से 1932। उद्देश्य क्या था? रूस में जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई 1927 1932, उद्देश्य क्या था? उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास करना।
विकास करना, कृषि का सामूहिकरण करना, आइए यहाँ पर निम्न में से नाजीवाद किसका समर्थक था? राज की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। नाजी पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? जर्मनी में। जर्मनी में कहां हुई थी? म्यूनिक में। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1920। किसने किया था? हिटलर। काम नाम तुमको नहीं है? आज गांधी जी का जयंती है, कुछ बोलिए उनके बारे में। क्या बोले हैं? रोजे बोलते हैं, रोजे बोलते हैं। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? उपरोक्त में कोई नहीं। कब हुई थी? 1773 ईस्वी। और ये क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या है? तत्कालिक कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण है बोस्टन टी पार्टी की घटना। और बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? 1773 में। आइए, हनोई समझौता कब हुआ? तो 1946 में। किसके किसके बीच? वियतनाम एवं फ्रांस के बीच। हनोई किसकी राजधानी है? हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की। वियतनाम की। इधर 31। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा था? अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या माना जाता है? 1775 से 1783 ईस्वी। रूस की बात है, जापान ने रूस को कब पराजित किया था? 1905 ईस्वी में। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 की ईस्वी में। चीनी क्रांति के नायक कौन थे? डॉक्टर सन्यात सेन। डॉक्टर सन्यात सेन। और यहां पर देखो, यहां पर ब्रिटेन में पहली रेल लाइन स्टॉकहोम और रक्सहोम के बीच में कब चली थी? 1825 में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 ईस्वी में भारत में चली थी पहली बार। कहां? मुंबई से। मुंबई से कहां? थाने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? उपरोक्त में कोई नहीं। कहां? तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक की स्थापना की बात करते हैं, किस सम्मेलन के तहत हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत हुई थी। 1944 तहत हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1945। आइए, पेरिस शांति संधि किस देश से संबंधित थी? इंडो चाइना। और ये सम्मेलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। उद्देश्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद
प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना, शांति स्थापित करना। जर्मनी के एकीकरण कौन किया था? बिस्मार्क, बिस्मार्क। और फ्रांस की जब हम बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति की जब हम बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति की जब बात करते हैं तो फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 14वां। और लुई 14वां क्या कहा था? मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं। फ्रांस सम्राट लुई 14वां ने कहा था, मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस 1863। कंबोडिया को आजादी फ्रांस से कब मिली थी? 1953 ईस्वी। याद रखो, याद, ये दोनों को याद रखना है। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस 1863 और आजादी कंबोडिया को फ्रांस से कब मिली थी? 1953। देखिए यहां पर मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसके समुद्र और हिमालय के शत्रुओं को भी पराजित किया था? कौन किया था? उपरोक्त में कोई नहीं, पर राजा का क्या नाम था? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। और इसके सिक्का पर क्या बजाते हुए दिखाया गया है? इस सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। पालकालीन कांस मूर्ति कलाकार एवं विठल कहाँ के निवासी थे? आंसर में सुधार कर लीजिए। कहाँ के थे? नालंदा के थे। आइए यहां पर, आइए यहां पर देखें। यहां पर तो बात करते हैं रे केशव मिश्रा, सुनना, तुमसे ज्यादा स्मार्ट हम शुरुओं में होंगे और आज भी होंगे। तू केतबो कमाएगा पैसा हमरा ज्यादा नहीं कमा सकता है। तुम केतबो कुछ बन जाएगा तो हमसे ज्यादा तुम्हारा इज्जत नहीं होगा। अब तोरा से ज्यादा स्मार्ट हम आज भी हैं। अब तुम है बकलेल, मेरे सामने में रहता हूं तो मारते एक लपड़ खींचकर। तुमको बोलने नहीं आता है, तुम बेतमीज है। रहता हूं तो मार लपड़ तुमको ठीक कर देते। टाइटिल रखता है मिश्रा, तुम अति से भी बदतर है। इधर भाग यहां से, भागो तो यहां से। यहां पर देख, यहां पर भी कहां का है तो यहां पर। अब हम देखते हैं कि पाल राजवंश की, और पाल राजवंश की जब बात करते हैं तो पालकालीन, याद रखना है, पालकालीन, पालकालीन कांसे की बनी हुई, कांसे की बनी हुई, पालकालीन कांसे की बनी हुई, याद रखना है, पालकालीन कांसे की बनी हुई महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति, मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। चोर कहीं का। और यहां पर सीधे ये सब चोर है, चाहे
आगे आइए, देखिए यहाँ पर कहीं का, देख, औरंगजेब के शासन काल में बिहार में सरकारों प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 8। याद रखना, ये प्रश्न पूछेगा औरंगजेब के समय में। और औरंगजेब के समय की जब बात करते हैं, औरंगजेब के समय में देखो यहाँ पर औरंगजेब समय, पहले हम ऐसे देखते हैं, अकबर के समय में, अकबर के समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी? प्रांतों की संख्या 15। औरंगजेब के समय में बढ़कर कितना हो गया? औरंगजेब के समय में बढ़कर 21। औरंगजेब के समय में बढ़कर 21। अरे कैसा मारते, जूता से ठीक कर देंगे, खींच कर मारेंगे तुमको, तो भागता है कि नहीं यहां से? यहाँ पर देख, यहाँ पर मुंडाओं के विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखना, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो उपर्युक्त में कोई नहीं। अब है कि मुंडा विद्रोह का समय क्या माना जाता है? इसका समय माना जाता है 1899 से 1900 ईस्वी। और मुंडा विद्रोह को हम किस नाम जानते हैं? उस मुंडा विद्रोह को देखो यहाँ पर, मुंडा विद्रोह किस नाम से जानते हैं? उल गुलान विद्रोह के नाम जानते हैं। उल गुलान विद्रोह के नाम जानते हैं। मुंडा विद्रोह को प्रारंभ किसने किया था? बिरसा मुंडा प्रारंभ किया था। और बिरसा मुंडा को हम किस नाम जानते हैं? तो बिरसा मुंडा को हम किस नाम जानते हैं? और धरती आवा के नाम जानते हैं। किस नाम से? धरती आवा के नाम जानते हैं। क्या नाम से? धरती आवा। क्या नाम से जानते हैं? धरती आवा के नाम जानते हैं। इधर देखिए, बिहार में सामन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो नंदिनी देवी। कौन होगा? नंदिनी। देखिए यहाँ पर बिहार में सामन कमीशन के बहिष्कार के कौन थे? तो देवकी नंदन। ऊपर में कोई नहीं, इसका आंसर होगा देवकी नंदन। देवकी नंदन।